नमस्कार। आज एमए उत्तरार्ध की इस कक्षा में हम अध्ययन कर रहे हैं विक्रमांक देवचरितम का, जिसमें विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूँगी कि पुरानी वीडियो में हम विक्रमांक देवचरितम प्रारंभ कर चुके हैं और उसमें हमने महाकवि बिल्लड़ का सामान्य परिचय किया था और विक्रमांक देवचरितम के ऊपर भी चर्चा करी थी। ये 18 सर्ग का काव्य है और इसमें हमें प्रथम सर्ग का अध्ययन करना है। तो महाकवि बिल्लड़ संस्कृत साहित्य के महाकवियों में इनकी गिनती की जाती है और ये कैसे महाकवि हैं जिनके ऊपर साहित्य गर्व कर सकता है। और इनके जन्म स्थान के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। तो महाकवि बिल्लड़ कश्मीर के प्रवरपुर नामक प्रसिद्ध नगर के निवासी थे, जो उस समय कश्मीर की राजधानी थी, तथा गोत्र इनका ब्राह्मण गोत्रीय वंश में कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण वंश में इनका जन्म हुआ था। तो इस तरह से हम महाकवि बिल्लड़ का सामान्य परिचय कर चुके हैं और आज के इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे उनकी शिक्षा और विद्वता और कवित्व के बारे में। तो देखिए, महाकवि बिल्लड़ ने स्वयं मोंची बंधन संस्कार से ही वाग्देवता का निवास माना है। इससे ये स्पष्ट होता है कि वे जन्म से ही प्रभावशाली थे और उन्हें साधारण तौर पर विद्या का अध्ययन नहीं किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कश्मीर में हुई। सोमनाथ कल्याण आदि की यात्रा करते हुए अनंतः चालुक्य राज्य विक्रमादित्य षष्ठ के राज दरबार में पहुंचे। अपने कवित्व प्रदर्शन के दौरान बिल्लड़ ने भारत भ्रमण के समय जहाँ गए वहाँ अनेकों पंडितों को पराजित किया। यानी महाकवि बिल्लड़ अत्यधिक विद्वान थे और जहाँ पर भी वे गए वहाँ पर उन्होंने पंडितों को पराजित किया। उनकी इस यात्रा के प्रमुख देश तथा नगर थे कश्मीर, वृंदावन, मथुरा के पंडितों को उन्होंने पराजित किया। यानी उन्होंने कश्मीर की यात्रा करी, वृंदावन की करी, मथुरा की करी और वहाँ पर पंडितों को पराजित किया। कन्याकुब्ज, प्रयाग, काशी, डाहाल, राजा कर्ण के सभा कवि गंगाधर की पराजय, धारा, गुजरात, राजा कर्ण देव के द्वारा प्रभुत सम्मान, अनहिलवाई, सोमनाथ कल्याण, बिल्लड़ आदि आश्रयदाता की खोज करते हुए कल्याण आए और यहीं पर चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में पहुंचे। विक्रमादित्य ने इनका सत्कार किया और इनकी विद्वता के कारण इन्हें विद्यापति की उपाधि प्रदान करी। इस उपाधि को पाने के बाद ही बिल्लड़ ने अपना संपूर्ण जीवन चालुक्य वंश में ही व्यतीत किया। एक उल्लेख यह भी मिलता है कि बिल्लड़ ने अपना अंतिम समय गंगा के किनारे बिताने की इच्छा जाहिर की। यह इच्छा पूरी नहीं हुई, स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता है। अतः ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे अंतिम समय में कल्याण में रहे या काशी के लिए प्रस्थान किए, इसका प्रमाण नहीं मिलता है। राजतरंगिणी के कश्मीरम्यो विनिर्यात राज्य कलश भूपते के अनुसार बिल्लड़ कश्मीर से प्रस्थान कश्मीर के तत्कालीन महाराज कलश के समय में हुआ था। व्यूलर के अनुसार उनके निष्क्रमण का समय 1060 से 1065 के बीच में है। बिल्लड़ अपनी यात्रा के दौरान सर्वप्रथम पंचाल होते हुए मथुरा पहुंचे तथा वहीं पर पंडितों को अपनी विद्वता तथा कौशल से शास्त्रार्थ के दौरान सभी को पराजित किए। तत्पश्चात वे कृष्ण की क्रीड़ा भूमि वृंदावन पहुंचे तथा वहां पर विद्वानों को अपने व्यक्तित्व से परास्त उन्होंने किया। इन सभी का वर्णन विक्रमांक देवचरितम के 18वें सर्ग के अध्ययन से स्पष्ट होता है। इसके आधार पर बिल्लड़ इस स्थान पर काफी दिनों तक रहे हैं। उनके उनके द्वारा जो शिष्य बनाए गए तथा उन्हीं शिष्यों के माध्यम से उनकी कीर्ति बढ़ी। यानी जो बिल्लड़ ने शिष्य बनाए, उन शिष्यों ने ही बिल्लड़ की कीर्ति को बढ़ावा दिया। बिल्लड़ के शिष्यों ने उनके हित
बिल्लड़ के शिष्यों ने उनके किन काव्यों का प्रचार प्रसार किया, इसका उल्लेख प्राप्त नहीं होता है क्योंकि कोई कारण उपलब्ध नहीं है। वृंदावन की यात्रा के बाद उनका भ्रमण कन्याकुब्ज कन्नौज का था, लेकिन कन्नौज पहुंचने के पहले ही उनकी ख्याति वहां पहुंच चुकी थी। इसका कारण यह भी था कि पहले वे यहीं कन्याकुब्ज के ही थे। वहां पहुंचकर वे उस समय के राजा द्वारा अपने काव्य चातुर्य के कारण काफी यश और सम्मान प्राप्त उन्होंने किया, लेकिन उनका मन कन्याकुब्ज में भी नहीं लगा और वे प्रयाग होते हुए काशी चले आए। उस समय जब वे वाराणसी पहुंचे, उस समय वहां हड़य वंश के शासक कर्ण का यानी हडालधीस की एक छोटी राजधानी थी। इसी स्थान पर बिल्लड़ का राजा कर्ण से परिचय हुआ तथा यहाँ पर गंगाधर नामक विद्वान को अपने शास्त्रार्थ द्वारा पराजित करके उन्होंने विजयश्री और कमनीय कीर्ति का वर्णन किया। यहाँ पर इतना सब कुछ करने के उपरांत वे राजा रामचंद्र की राजधानी अयोध्या पहुंचे। उनके एक पद से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अयोध्या के ऊपर कोई काव्य लिखा था, लेकिन ये काव्य इस समय उपलब्ध नहीं है। इस यात्रा के बाद वे अनुमान कर्ण के राज्य हड़ाल बुंदेलखंड से होते हुए परमारों की राजधानी धार में पहुंचे। उनके जाने के बाद पहले वे महाराज भोज का देहांत हो चुका था, इस कारण उनका मन वहां नहीं लगा और वे गुजरात के लिए प्रस्थान किए। यद्यपि गुजरात वालों का आचरण उनको अच्छा नहीं लगा, तथापि उन्होंने सोमनाथ का दर्शन किया और वहां अनहिलपट्टन नामक नगर में रहकर कर्ण सुंदरी नामक नाटिका का प्रणयन किया। बिल्लड़ यहीं से पोत पर सवार होकर दक्षिण देश के कल्याण नगर की ओर चले गए। उस समय जब वे कल्याण नगरी पहुंचे, तब वहां पर कल्याणी के चालुक्य वंश के प्रतापी राजा विक्रमादित्य षष्ठ का शासन था। विक्रमादित्य सर्वाधिक प्रतापी नरेश तथा काव्यरसिक गुणग्राही होने के कारण उन्होंने बिल्लड़ का असाधारण सम्मान किया। नील छत्र मत वाले हाथियों के समूह के साथ साथ उन्हें विद्यापति की महनीय उपाधि से विभूषित किया। अब बिल्लड़ को, जिनकी खोज के लिए वे भ्रमण पर निकले थे, का सपना पूरा हो गया था। उन्हें एक आदर्श विद्वत प्रेमी आश्रयदाता का सहारा मिला तथा उनके द्वारा प्राप्त सम्मान से आनंदित होकर बिल्लड़ ने वहां से जाने का मन त्याग दिया और यहीं रहकर काव्य प्रतिभा को कीर्ति प्रदान की। सरस्वती की आराधना करके काव्य कीर्ति के आधार पर स्तंभ भूत विक्रमांक देव चरित की रचना करी। तो यहाँ पर हमने ये बताया है कि बिल्लड़ ने किस तरह से अपनी यात्रा करी और किस प्रकार से उनको अंतिम स्थान मिला जहाँ रहकर उन्होंने अपने विक्रमांक देव चरितम ग्रंथ की रचना करी। उनको वहाँ पे जो एक आश्रयदाता मिले, मान सम्मान मिला, आदर्श आश्रयदाता उनको प्राप्त हुए और वहाँ रहकर ही उन्होंने अपने काव्य की रचना करी। अब हम आगे बिल्लड़ के समय के बारे में वर्णन थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कवि बिल्लड़ का क्या समय था। तो कवि बिल्लड़ का समय निर्धारित करने के लिए उनके समकालीन राजाओं के शासन काल को आधार समझा जाएगा, यानी उनके समकालीन राजा कौन कौन से थे, इस आधार पर हम बिल्लड़ के समय का विभाजन डिसीजन करेंगे। स्वयं बिल्लड़ ने अपने समय के संबंध में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया, किंतु बिल्लड़ ने अपने विक्रमांक देव चरितम, जिस चालुक्य अधिपति विक्रमादित्य षष्ठ का वर्णन किया है, उस समय का उसका काल 1076 से 1127 ईस्वी तक इतिहासकारों द्वारा निर्धारित किया गया है। अतः इस काल में उनका वर्तमान समय था। बिल्लड़ कश्मीर के 3 राजाओं के समकालीन थे। राजा अनंत के पुत्र कलश थे तथा कलश के 3 पुत्र हर्षदेव, उत्कर्ष, विजयमल्ल, जिनकी चर्चा राजतरंगिणी से होती है। अनंत देव के शासन काल में जब कलश को युवराज पद पर अभिषिक्त किया गया था, उसी समय बिल्लड़ ने कश्मीर से प्रस्थान किया, लेकिन महाराज
हर्षदेव को सिंहासन आरूढ़ सुनकर बिल्लड़ चालुक्य के अधिपति का वैभव छोड़कर कश्मीर लौटने की इच्छा बिल्लड़ ने की थी। महाराज कलश का शासनकाल माना जाता है 1062 से 1079 ईस्वी 89 ईस्वी तक माना जाता है और हर्षदेव का राज्यारोहण काल 1079 ईस्वी में है। बिल्लड़ ने अपने महाकाव्य में यद्यपि 1088 ईस्वी के नर्मदा तट पर किए गए आक्रमण का उल्लेख नहीं किया है और इस प्रकार अनेक उनके महाकाव्य की रचना उसके पूर्व ही हो चुकी थी ऐसा सूचित होता है, क्योंकि यह आधार लिया जाता है कि राजा अनंत की मृत्यु 1080 में हुई, जिसके अनंतर उन्होंने अपना महाकाव्य विक्रमांक देवचरित का प्रणयन किया। अतः ये कहा जा सकता है कि बिल्लड़ 1089 ईस्वी के पश्चात ही कश्मीर जाने की इच्छा उन्होंने व्यक्त की होगी। विक्रमांक देवचरितम की रचना और कश्मीर जाने की उनकी इच्छाएं दोनों ही निश्चित उनकी वृद्धावस्था में हुई होंगी। अगर बिल्लड़ की इस इच्छा को 10 वर्ष बाद तक कवि को जीवित माना जाए तो उनके जीवन की अंतिम सीमा 11वीं ईस्वी के अंत तक मानी जाती है। बिल्लड़ यौन राजा का निसंदेह समकालीन थे। राजा अनंत की रानी सूर्यमणि क्षितिज राज को उन्होंने भोज के सम्मान ही कवि बांधव कहा है। बिल्लड़ ने भी इसका उल्लेख किया है। अतः इनका आविर्भाव काल 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मानना सर्वथा उपयुक्त है। अतः अब यदि हम ये मान लिया जाए कि कवि का देहावसान 80 वर्ष की अवस्था में हुआ होगा, जो कि असंभव नहीं है, और समस्त विद्याओं का अध्ययन करने के पश्चात लगभग 30-35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कश्मीर छोड़ा होगा, तो इनका जन्म 1020 ईस्वी और कश्मीर त्याग 1050-55 ईस्वी के लगभग सिद्ध होता है। अन्य विद्वानों ने भी बिल्लड़ के समय को इसी के आसपास स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से हम जो तथ्य हमें प्राप्त होते हैं उसके आधार पर जो बिल्लड़ का समय है वो 1050 से 55 ईस्वी के मध्य में मान सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, आपका जो ये विक्रमांक देवचरितम हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम कवि का जीवन परिचय, कवि का जन्म स्थान कौन सा था, उसके विषय में हम चर्चा कर चुके थे पुरानी वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमने चर्चा करी है कवि के कवित्व की और उनके भ्रमण के विषय में एंड उनके जन्म का समय क्या था उस विषय में। अगली जो भी वीडियो होगी हम कवि के कृतित्व के विषय में बात करेंगे कि उनकी जो कृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं, और यहाँ पर जो उनकी कृतियां हैं उनमें से हम विक्रमांक देवचरितम पढ़ेंगे। विक्रमांक देवचरितम का प्रथम सर्ग हमारे सिलेबस में है और प्रथम सर्ग में से हमें 2 व्याख्याएं पूछी जाएंगी। चूंकि इसमें से प्रश्न भी पूछे जाएंगे सामान्य प्रश्न, इसलिए हमें कवि के जन्म स्थान, कवि का जीवन परिचय, उनकी विद्वता, उनकी भाषा शैली, प्रकृति आदि के बारे में अध्ययन करना आवश्यक है। तो पहले हम सामान्य प्रश्नों की जो विषय वस्तु है उसका अध्ययन कर लेंगे। उसके पश्चात हम प्रथम अंक प्रारंभ कर देंगे और प्रथम अंक में से हमें जो व्याख्याएं पढ़नी है वो हम पढ़ेंगे। तो आप लगातार हमारी ये वीडियो देखते रहेंगे तो आपको समझ आता रहेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमारा कोर्स किस तरह से चल रहा है। अगर आप ये सब छोड़ेंगे तो आपकी सारी तारतम्यता भी खत्म होगी। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू और इन वीडियोस के थ्रू आप लगातार बने रहें ताकि हम समय पर अपना कोर्स खत्म कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।